भारत व्यूज़ के सभी दर्शकों का, साथियों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है और उनको हमारा जो है नमस्कार। आज दो मुद्दों पे बात करनी है, एक अभी कर लेते हैं और एक कुछ शाम को कर लेंगे। हम लोगों ने देखा कि विगत 2 महीने से चुनाव आयोग के देखरेख में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे थे, जो चरणबद्ध तरीके से चलते हुए 29 तारीख को अंतिम चरण का वोट पश्चिम बंगाल में पड़ा। वस्तुतः यह चुनाव 5 राज्यों में था: पश्चिम बंगाल, आसाम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी। इन सब चुनावों पे पूरे देश की नज़र थी, क्योंकि ये एक ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसका दूरगामी परिणाम इस देश के भविष्य पर अपनी काफ़ी गहरी छाप छोड़ने वाला है। क्योंकि मेरा मानना है कि पश्चिम बंगाल और केरल का जो चुनाव है, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टियों का पूर्व में और केरल में वर्तमान में सरकारें थीं, उसका क्या कारण रहा कि वो सरकारें चली नहीं चली, जो भी है उसके बारे में हम लोग राज्यवार उसकी अभी चर्चा करेंगे। जो मैं स्थितियों को देख रहा हूँ, उन स्थितियों में मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है कि भारत की वर्तमान राजनीति से एक तरफ राष्ट्रवादी ताकतें काफ़ी मजबूती के साथ अपना जड़ जमा रही हैं, वहीं दूसरी ओर जो विपक्ष हैं, जो दक्षिणपंथी हैं, जो अपने को तथाकथित ढंग से सेकुलर पार्टियां कहती हैं, उन पार्टियों की शक्ति में निरंतर गिरावट हो रही है। उसके भी कारणों पे हम लोग जाएंगे, उसके भी कारणों को समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। पहले थोड़ी सी चर्चा हम लोग राजनीतिक परिदृश्य पे कर लें, फिर उसके बाद राज्यवार चलेंगे उस पर चर्चा करने के लिए। जो भारतीय राजनीति, आप जानते हैं कि आज़ादी के बाद से कांग्रेस का वर्चस्व रहा। पूरे भारत में कांग्रेस का शासन था, प्रत्येक गांव में उनकी अपनी पैठ थी, जन जन तक, लोगों तक। वास्तव में कांग्रेस पार्टी नेहरू और इंदिरा के कुछ समय तक तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलती रही। तब तक यह नहीं कहा जा सकता था कि यह पार्टी एक परिवार की पार्टी है। लेकिन जब कांग्रेस का विभाजन हुआ और कांग्रेस आई का निर्माण हुआ,
तब इंदिरा गांधी सर्वशक्तिमान बन गई और पार्टी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री दोनों एक ही व्यक्ति में जब समाहित हो गया, तब ये पार्टी एक परिवार की पार्टी का रूप लेने लगी। और निश्चित तौर पे इतिहास गवाह है कि जब परिवार की पार्टियों का जो वर्तमान स्वरूप है, इसको अगर हम राजशाही से तुलना करें, राजतंत्र से तुलना करें, तो उसके काफ़ी नज़दीक पाएंगे, क्योंकि सारी सत्ता का केंद्र बिंदु एक परिवार होता है या एक व्यक्ति होता है, उसी के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूमती हैं, सारे छत्रप उसी के इर्द गिर्द घूमते हैं। उसी प्रकार इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही कांग्रेस पार्टी घूमने लगी, जिसमें लोकतांत्रिक प्रक्रिया का निरंतर ह्रास होता रहा और जो क्षेत्रीय छत्रप थे वह धीरे धीरे उनके मन में यह भावना घर करती रही कि जनता के बीच काम न करके अगर हम लोग गांधी परिवार की ही परिक्रमा करें तो शायद सत्ता, विधानसभा की कुर्सी, विधान परिषद की कुर्सी, राज्यसभा, लोकसभा या मंत्री पद या मुख्यमंत्री पद हमको आसानी से मिल सकता है। तो हमें जनता के बीच में जाकर काम करना, कांग्रेस की नीतियों को प्रचारित प्रसारित करना, उन सब को छोड़कर लोगों ने कांग्रेस को गांधी परिवार और गांधी परिवार को कांग्रेस का एकमात्र विकल्प ही मान लिया। तो जो राजशाही परिवारों में होता है कि बहुत लंबे समय तक यह चीज़ें नहीं चलती हैं, एक शासक, दो शासक, तीन शासक बहुत ज़्यादा होगा, जो बहुत मजबूत परिवार होगा, अच्छा परिवार हो, राजशाही परिवार रहा होगा इतिहास में। उसी प्रकार कांग्रेस और गांधी परिवार का इतिहास रहा। नेहरू, इंदिरा और उसके बाद कुछ एक टर्म के लिए राजीव गांधी को भी कहा जा सकता है, जिनको इंसिडेंटल प्रधानमंत्री के रूप में हम लोग जानते हैं। उसी प्रकार 10 साल कांग्रेस का शासन मनमोहन सिंह जी ने चलाया प्रधानमंत्री के तौर पर 2004 से 2014 तक, किंतु वह एक ऐसे प्रधानमंत्री रहे जिनकी छाप और गूंज किसी भी प्रकार से भारतीय राजनीति पर नहीं पड़ पाई और जिसकी नकेल पूरी ढंग से गांधी परिवार ही निश्चित करता रहा। लोगों की अपनी पकड़ और चमक गांधी परिवार को ही खुश करने, संतुष्ट करने में लगी रही और उन्हीं की चाटुकारिता में समय बीतता रहा। धीरे धीरे हुआ क्या कि गांधी परिवार से जुड़ने के चक्कर में जो ज़मीनी स्तर पे कार्यकर्ता, बूथ स्तर पे कार्यकर्ता होने चाहिए, जो कांग्रेस की नीतियां जानी चाहिए, वह सब वैचारिक अभाव होता गया और जो भी गांधी परिवार से अपने को इतर पाता रहा वह अन्य पार्टियों में समायोजित होता रहा। दुर्भाग्य रहा कि आज की परिस्थिति में गांधी परिवार नेतृत्वहीन और सोचविहीन है, जिसका भारतीय राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, जो चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं और जो इस बात पे यकीन करते हैं कि हम गांधी परिवार के हैं तो सत्ता मेरे ही पास होनी चाहिए। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिनका विश्वास नहीं है। आज कई वर्षों से श्रीमती सोनिया गांधी के बीमार रहने के बावजूद आज पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो सका है और कांग्रेस आज इस स्थिति में है कि कांग्रेस बंगाल और ये चुनाव का परिणाम आने के बाद हो सकता है कि कांग्रेस में एक विभाजन और हो जाए, जो भारतीय राजनीति के लिए निसंदेह अच्छी बात नहीं कहा जा सकती।
भाजपा के लिए तो अच्छी बात हो सकती है कि वह मजबूत दर मजबूत होती जाएगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी, ये भारतीय राजनीति के लिए अच्छी बात नहीं है कि विपक्ष मजबूत ना हो, क्योंकि विपक्ष का जो असली कार्य होता है सरकार को चेताना, जनता के मुद्दों पे संघर्ष करना इत्यादि होता है, जो नहीं हो सकेगा और नहीं हो रहा है, दिख भी नहीं रहा है। क्योंकि जो सोच है, जो ज़मीनी नेता थे जिनके पास एक विज़न था, वह अब आज कांग्रेस पार्टी में नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी में ऐसे नेताओं की भरमार है जो जेएनयू या अन्य से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नज़दीक हो गए हैं किन्हीं कारणों से, जिनके पास वो सोच नहीं है, ट्विटर के नेता हो गए हैं, ट्वीट करके ही नेतागिरी, इस रोड पे आकर संघर्ष करना नहीं चाहते हैं। ये तो हो गई भारतीय राजनीति की एक दशा। 5 राज्यों में चुनाव हुए, मैंने आपको बताया। आसाम में 3 चरण में चुनाव हुए, पश्चिम बंगाल में 8 चरण में चुनाव हुए और अन्य 3 राज्यों में 1 चरण में चुनाव संपन्न हुआ। चुनाव संपन्न होने के बाद 29 तारीख को सारे न्यूज़ चैनल्स और सब कुछ, मैं भी लगातार इससे जुड़ा रहा, काफ़ी नज़दीकी से इसको देखता रहा, हमारे अपने स्रोतों से, हमारे अपने इष्ट मित्रों से जो अन्य जगहों पर थे, हमारे अपने जो भी फीडबैक हमने जहाँ से कलेक्ट किया, मैंने उसको देखा, काफ़ी नज़दीकी से बारीकी से नज़र रखे हुआ था स्थितियों पे, परिस्थितियों पे, सारी चीज़ों पे। पिछले उसमें मैंने बताया था कि जो है वो चीज़ें 29 के बाद मैं आऊँगा। कल से सारे न्यूज़ चैनल्स, यूट्यूब पे जो भी ब्लॉग और जो भी यूट्यूबर हैं, जो न्यूज़ चैनल्स यूट्यूब पे चला रहे हैं, जो अपनी अपनी वो दे रहे हैं, सबको मैंने देखा, समझा। फिर उसके बाद जो हमारे अपने स्रोतों से, उनसे तो मैंने राज्यवार जो विश्लेषण किया वह आपके सामने रखता हूँ और उसको जो मेरा अपना आकलन है, अपना दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण के अनुसार मैं आपको बता सकता हूँ विश्लेषण करके कि आज की तारीख में 5 राज्यों की क्या राजनीतिक परिस्थिति होने जा रही है। सबसे पहले चलते हैं केरल की राजनीति पर। केरल एक ऐसा राज्य था जहाँ पर 2 फ्रंट थे आज़ादी से आज तक। एक कांग्रेस की अगुवाई वाला फ्रंट जिसको यूडीएफ कहा जाता था, जिसके साथ मुस्लिम लीग जुड़ा हुआ था, और एक कम्युनिस्ट पार्टी का जो है गठबंधन था, और जिसकी वर्तमान में सरकार भी थी और जिसके मुख्यमंत्री पिनराई जी थे, अभी वर्तमान में शासन कर रहे थे। उनके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है सरकार, और हर 5 साल पे वहाँ की जनता एक बार यूडीएफ को और एक बार एलडीएफ को अपना दे के, उस वहाँ पे किसी को कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इस बार के राजनीतिक परिदृश्य में यह देखा गया कि गांधी परिवार ने वहाँ पर काफ़ी मेहनत किया और ऐसा उनको लग रहा था कि वहाँ पर यूडीएफ, कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार आएगी। लेकिन जो वहाँ पर एलडीएफ की सरकार है, वर्तमान में कम्युनिस्ट शासित सरकार है, वहाँ पर थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दें। वहाँ पर स्थिति ये है कि जो केरल की भौगोलिक गणित है, वहाँ पर माइनॉरिटी मुस्लिम और जो है आपका ईसाई दोनों बहुसंख्यक हैं। उसके बाद जो हिंदू वो है वह लगभग 50% के आसपास है। और ऐसी स्थिति में वहाँ पर सबसे मज़ेदार बात ये है कि वहाँ पर
जो हिंदू समाज है वह ज़्यादातर जुड़ा है एलडीएफ के साथ, और जो क्रिश्चियन और आपका मुस्लिम वो है यूडीएफ के साथ, कांग्रेस के नेतृत्व वाली गठबंधन के साथ अमूमन रहता है। और आसानी से 5 साल पे सरकारों का सत्ता परिवर्तन जनता कर देती है कि 5 साल आप शासन कीजिए, 5 साल आप शासन कीजिए। और एक अति साक्षरता वाला राज्य है केरल, सब जानते हैं कि वहाँ पर महिलाओं की साक्षरता और सब पूरे भारत से सबसे ज़्यादा साक्षरता केरला में ही पाया जाता है। केरल में जो वर्तमान परिदृश्य है, चूँकि जो वर्तमान सरकार है इसके खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, और ऐसी परिस्थिति में इस बार का जो चुनाव हुआ वह भाजपा नीति गठबंधन भी काफ़ी मजबूती के साथ लड़ी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा नीति गठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 4 सीट तक आ सकती है। उसके बाद सरकार अपनी एलडीएफ जो कम्युनिस्ट के नेतृत्व में है उसकी सरकार वापस आ सकती है। कांग्रेस की सरकार आने की संभावना नहीं है। उसका जो सबसे बड़ा कारण दिखा वह कांग्रेस नेतृत्व की दिशाहीनता, कांग्रेस नेतृत्व की अपरिपक्वता, कांग्रेस नेतृत्व की सोच राष्ट्रीय स्तर पे और उस स्तर पे न होने के कारण वह जन समर्थन नहीं प्राप्त कर पाए कि वह अपनी सरकार वहाँ बना सकें। ऐसा मेरा मानना है कि वहाँ पर जो सरकार थी वह फिर से अपने को दोबारा स्थापित करेगी और दोबारा एलडीएफ की ही सरकार कार्य करती रहेगी, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद तमिलनाडु की स्थिति यह है कि तमिलनाडु की जो राजनीति थी पूरे जो है द्रविड़ आंदोलन और उसके इर्द गिर्द घूमती थी। एक समय में वहाँ पर करुणानिधि की डीएमके की सरकार और दूसरी तरफ जयललिता की सरकारें, हाँ वहाँ भी लगभग स्थिति यही कई बार चलता था कि 5 साल के लिए करुणानिधि की सरकार होती थी, 5 साल के लिए जयललिता की सरकार हुआ करती थी। और जयललिता और करुणानिधि दोनों इस चुनाव में ऐसा हुआ कि दोनों लोग अब आज की तारीख में अपनी अपनी पार्टियों जीवित ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उनकी जो पार्टी है वह उन दोनों के बिना चुनाव लड़ रही है। करुणानिधि की पार्टी मूलतः द्रविड़ आंदोलन और एक ऐसी पार्टी रही कि जो भाषाई आधार को ज़्यादा जोर देना, तमिल को ज़्यादा जोर देना, हिंदू विरोधी, और एक ढंग से आप कह सकते हैं उसको कि मूर्ति पूजा की विरोधी और एथियस्ट विचारधारा की पार्टी थी। और उसी के दम पर वह पार्टी अपना पूरा इशू वैल्यूज़ वह सब चलाती थी, जिसमें मूर्ति पूजा, मंदिरों का विरोध, ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। जो है घोर तमिलियन उसको प्रोत्साहित करना, यहाँ तक कि एंटी नेशन भी चीज़ें हो जाएं तो उसमें उनको गुरेज नहीं हुआ करता था। जो तो एक गठबंधन डीएमके का था, दूसरा गठबंधन इनका था जयललिता की पार्टी का था, जिसमें पन्नीरसेल्वम चीफ मिनिस्टर थे और जो बहुत भारी भरकम नेतृत्व के नहीं थे। और चूंकि जयललिता के बाद इनको शासन कुर्सी मिल गई थी, ऐसी परिस्थिति में उनको ना भी होते हुए जयललिता की छवि से मुक्त नहीं कर पाए, लेकिन बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी।
लेकिन चूँकि उनका पिछले चुनाव में उनको 10 वर्ष चलन रहा है तमिलनाडु में कि 5 साल दोनों की सरकारें रही हैं। लेकिन इस बार के चुनाव में जो सबसे बड़ी चीज़ दिखाई पड़ी है कि जो डीएमके थी, जिसका नेतृत्व स्टालिन कर रहे थे, और उन्होंने खुलेआम सनातन धर्म, हिंदू धर्म अब बताया कि मेरी पत्नी मंदिरों में जाती है, मूर्ति पूजक है, और इस टाइप से चीज़ों को उन्होंने खुलेआम कहा। यहाँ तक उन्होंने बढ़ के कहा कि हम जब सत्ता में आएंगे तो यहाँ पे हिंदुओं को तीर्थाटन के लिए जो है पैसा देंगे, उनके लिए योजनाएं बनाएंगे, और ये सारी चीज़ें उन्होंने अपनी तरफ से रखी, जो द्रविड़ आंदोलन और द्रविड़ पार्टी के विचारधारा के एकदम विपरीत था। ऐसा लगता है कि देश में सनातन धर्म और उसको जो नेगलेक्ट करने वाले लोग थे, वह अब ये मान चुके हैं मोदी के नेतृत्व में कोई भी विचारधारा जो सनातन और हिंदू धर्म के विरोध काम करेगी वह सत्ता में नहीं आ सकती, या आने के लिए उसको बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सभी पार्टियां अपने को हिंदू और सनातन धर्म से कोरिलेट कर रही हैं। ऐसा परिवर्तन द्रविड़ राजनीति में पहली बार देखने को मिला है। पन्नीर सेल्वम AIDMK के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी, इनका भाजपा से भी गठबंधन था। कुछ लोगों का मानना है कि वहाँ पर सरकार तो DMK की बनने की एज पर है, और AIDMK की सरकार दोबारा अभी नहीं बनेगी, लेकिन यह है कि मार्जिन कितना होता है यह देखने की बात है। कुछ लोगों का मानना है कि मार्जिन का बहुत कम पीछे रहेगी AIADMK, और कुछ लोगों का मानना है कि AIDMK का सुपड़ा साफ हो जाएगा, AIDMK और भाजपा गठबंधन का ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 75 की काफ़ी भारी संख्या में स्वीप करेगी। तो इस प्रकार